हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारियां? जैसे कि आप सब जानते हैं, पेपर जो है नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है हम अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकें कि हम एक ही बार में हमारा सिलेक्शन हो जाए। लास्ट टाइम पढ़े थे हमने फरवरी के करंट अफेयर्स, इस टाइम पढ़ेंगे हम मार्च के करंट अफेयर्स। मार्च के करंट अफेयर्स में सबसे पहली बात थी, हम लॉकडाउन मार्च के लास्ट में स्टार्ट हुआ था, जैसा आप सब जानते हैं। उसके बाद तो करंट अफेयर्स क्या, बस कोरोना ही कोरोना हर जगह चल रहा है। मार्च स्टार्टिंग की कुछ न्यूज़ है और कुछ करंट अफेयर्स जो हैं एंड तक आते आते ख़त्म ही हो गए थे। बस एक ही टॉपिक बचा था करंट अफेयर्स में, वो था कोरोना। भी बहुत कुछ जो है होता रहा, जो हमारे करंट अफेयर्स में न्यूज़ में आप देखते रहे होंगे और हमारे करंट अफेयर्स में आ गया। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे मार्च के करंट अफेयर्स। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है जजेस इन राज्यसभा। रिसेंटली जो है प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई टू द राज्यसभा। मतलब प्रेसिडेंट ने अभी अभी नॉमिनेट किया है रंजन गोगोई को, किसमें? राज्यसभा में। प्रेसिडेंट के हाथ में ये पावर होती है, किसमें लिखा हुआ है? अंडर आर्टिकल 81A में ये क्लियरली मेंशन है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है टू नॉमिनेट 12 पर्सन्स, 12 लोगों को नॉमिनेट करने की, हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो और प्रैक्टिस एक्सपीरियंस हो। रंजन गोगोई को राज्यसभा में विदिन 6 मंथ ऑफ हिज रिटायरमेंट जो है नॉमिनेट कर दिया गया था। इससे पहले भी बहुत सारे जजेस को अपॉइंट किया जा चुका है राज्यसभा में। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, उनको भी अपॉइंट किया गया था राज्यसभा में। जस्टिस बहरुल इस्लाम और जस्टिस केवेडोर संदना हेगड़े, इन लोगों को भी ऑलरेडी जो है राज्यसभा में पहले नॉमिनेट। हमारा टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल परिवर्तन रोधी कानून। हिंदी में कुछ सब बहुत ही टफ होते हैं, इसलिए बेटर होगा आप उसे इंग्लिश में समझे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी इंग्लिश में अलग अलग पढ़ रहे होंगे, समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी में बहुत डिफिकल्ट शब्द हैं, उसको आप आसानी से नहीं याद कर सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आप उसको जैसा इंग्लिश में एज इट इज़ वैसे ही समझने की कोशिश करिए, इससे आपको समझने में आसानी होगी। लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था एक जगह डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ MPs, MLA इन MP के मध्य प्रदेश के जो MLA हैं उन्होंने डिस्क्वालीफाई उन्हें कर दिया गया था MLA की पोस्ट से। ये उसी से रिलेटेड है कि मध्य प्रदेश में ये चर्चा का विषय बहुत ज़्यादा रहा है कि इसको मतलब दल परिवर्तन रोधी कानून को अपनाने की ज़रूरत वहाँ पड़ गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के 22 बागी सदस्यों ने अध्यक्ष को अपने त्यागपत्र सौंप दिए हैं। मैंने बताया भी था उस टाइम भी कि MLO ने, जो वहाँ के 22 MLA हैं, वहाँ ने उन्होंने अपने त्यागपत्र दे दिए थे। ये उसी के रिलेटेड लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ प्रेजेंटली स्वरूप जो है अपने प्रमुख, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जैसे कि प्रतिकार समझौते और राजनीतिक अस्थिरता को रोकने में अत्यंत अप्रभावी सिद्ध हुआ है। विच मीन्स जो उसका मेन वर्क था उसको वो प्रॉपरली नहीं अप्लाई हुआ है। इसकी वजह से जो पॉलिटिकल थी वो इनस्टेबिलिटी हो गई है, अस्थिर हो गई है। एंटी डिफेक्शन लॉ का मीन्स क्या है कि दल परिवर्तन रोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। इसे वर्ष 1985 में 52 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंत स्थापित किया गया था। इन 10th शेड्यूल known as the anti-defection law was inserted in the constitution in 1985। मतलब 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ को 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था बाय द 52 अमेंडमेंट एक्ट। किसके? 52 अमेंडमेंट एक्ट के। इट लेज डाउन द प्रोसेस बाय विच लेजिस्लेटर्स मे बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। मतलब वो लेजिस्लेटर्स जो होते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ defection by the presiding officers of a legislature based on a petition by any other member of the house। मतलब अगर वो अपने दल परिवर्तन करते हैं तो उसकी वजह से ऐसा होगा। डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी पर्सन का कैसे होगा? अंडर ADI एंटी डिफेक्शन लॉ मेंबर्स के लिए देयर 2 ग्राउंड्स, 2 ग्राउंड्स हैं, 2 तरीके हैं
इफ़ द मेंबर वॉलेंट्री गिव अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से त्याग देता है, वो पार्टी को छोड़ देता है। इफ़ द लेजिस्लेटर वोट द हाउस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ हिज पार्टी, या फिर कोई लेजिस्लेशन अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट देता है तो वो जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इंडिपेंडेंट मेंबर्स ही बिकम डिस्क्वालीफाइड टू रिमेन ए मेंबर ऑफ द हाउस इफ़ ही ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच इलेक्शन, मतलब कि इंडिपेंडेंस मेंबर अगर कोई हो जाएगा तो उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्राफ्ट रिकमेंडेशंस ऑफ ECI ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनावी सुधार के संबंध में निर्वाचन आयोग की अनुशंसाओं का प्रारूप। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने, मतलब जो उनका प्रोसेस है काम करने का, उसमें सुधार करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए अपनी प्रमुख अनुशंसाओं को प्रकाशित किया है। जो उनकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उनको जो है प्रकाशित किया है और जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं, मतलब उसे न्यूज़पेपर में दिया है और ऑडियंस से जो जनता है यहाँ की उनसे उससे सजेशंस मांगे हैं। मतलब जो सजेशन लोगों ने प्रेफर किए थे वो इन लोगों ने उनको सुधार करने के लिए यूज़ किया है। जैसे कि सबसे ज़्यादा था लिंकिंग आधार विद आईडी, वोटर आईडी, मतलब आधार कार्ड को वोटर आईडी से भी जो है रिलेट करना, लिंक करवाना। रिसेंटली द लॉ ऑफ मिनिस्ट्री हैज़ गॉट प्रपोजल, लॉ ऑफ मिनिस्ट्री ने प्रपोजल मिला था उन्हें द इलेक्शन कमीशन टू लिंक द आधार कार्ड विद द इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी, मतलब जो हमारा वोटर आईडी होता है उसको भी आधार कार्ड से लिंक करवाना। टू एंश्योर प्रिपरेशन फॉर ऑफ एरर फ्री इलेक्ट्रल रोल टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन फॉर एंट्रीज, मतलब कई बार वोट देने चले जाते हैं किसी और के आईडी से, मतलब कभी कभी बहुत सारे जो घटनाएं होती रहती है उन सबको रोकने के लिए ऐसा किया गया था। हेल्प सिक्योर वोटिंग टू हेल्प माइग्रेंट वोटर्स एक्साइज देयर फ्रेंचाइज, ये सब जो हैं लिए प्रिवेंशंस लिए गए थे, मतलब सुझाव दिए गए थे जो उन्होंने अपने लागू किए हैं। और सजेशंस क्या क्या मिले थे? 17 वर्ष की आयु वाले भविष्य के मतदाताओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण हो, मतलब जो 17 साल के लोग हैं, 17 साल के बच्चे हैं, उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल ऑफ ग्रेजुएट्स एंड टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑफ ERO नेट अलॉन्ग विद प्रोविजन इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो ID फॉर वोटर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो ID कार्ड बनना चाहिए ताकि वो आसानी से वोट कर सकें। ERO नेट होता क्या है? ERO नेट इज़ ए वेब बेस्ड सिस्टम फॉर इलेक्ट्रोल ऑफिशियल, इट ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोल रोल मैनेजमेंट स्टार्टिंग सच एज इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन, फील्ड वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्टर्स एक्सेट्रा, मतलब एक ये वेब बेस्ड सिस्टम है इलेक्ट्रोल ऑफिशियल जिसका कि नाम है, ये अपने आप प्रोसेस करता है, मतलब इसमें ये ऐसा फंक्शन है कि अपने आप प्रोसेस करता है कि उसका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसकी वेरिफिकेशन होगी, फिर उसे आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, मतलब इन सबको वेरीफाई करके उन्हें जो है इलेक्ट्रॉल दे सकता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो ID कार्ड दिया जा सकता है। ऑल्सो डोर स्टेप इलेक्ट्रॉल सर्विस टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब जो पर्सनल विद डिसेबिलिटी है, जो अपंग है, उसके लिए ये जो काम है ये डोर स्टेप पे होना चाहिए, मतलब उसके दरवाजे पे जाके उसे करना चाहिए। एंड सीनियर सिटीजन, और जो 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनके लिए ये फैसिलिटी डोर स्टेप होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल ओपन डिजिटल इको सिस्टम। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ रिलीज white paper title strategy for national open digital ecosystem that we known as NODE, national open digital ecosystem। ये है क्या? सिंपली ये कहे जाएंगे इट कैन बी डिफाइंड एज ओपन एंड सिक्योर डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स एंकर्ड बाय ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस मैकेनिज्म विच enables a community of partners to unlock innovative solution to transfer societal outcomes।
इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे देखते हैं गवर्नमेंट 3.0 द यूपीआई प्लेटफॉर्म, मतलब एक गवर्नमेंट ने BHM यूपीआई जो आपने सुना होगा, जो ऑनलाइन ट्रांसफरिंग है वो ईजी कर दी है। तो ये उसी के लिए कहा गया है, सारी चीज़ें कितनी आसान कर दी हैं, ऑन फिंगर टिप्स कर दी है। सर्विस प्रोवाइडर्स हु वर बिल्डिंग सॉल्यूशंस इन M-commerce, बिल पेमेंट्स, P2P रियल टाइम पेमेंट एक्सेट्रा, मतलब ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दे दिया है। इसी को कहा गया है नेशनल ओपन डिजिटल इको सिस्टम। कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सिटीजन्स के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, कि आपको सिटीजन का सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको भागना नहीं पड़ेगा। आपने आज ट्रांसफ़र किए कल पहुँचेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। आपने ट्रांसफ़र किए उसके पास तुरंत गूगल पे चल गया है, UPI चल गया है, भीम UPI चल गया। ये सब गवर्नमेंट ने, प्राइवेट ने बहुत ही चीज़ों को आसानी कर दिया है लोगों के लिए, उसके लिए कहा गया है। पेपर वर्क कम हो गया है, सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी ये है। और आसानी से आप कहीं कभी किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो तुरंत ही उसके अकाउंट में शो करेगा। ऐसा नहीं है आपको एक दिन का समय लगेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। ये कब से ऑपरेट हो रही है? सिंस 2012 बाय द यूनियन सेक्रेटरी जनरल। कौन सा एडिशन है? 8th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसमें क्या निकला है? फिनलैंड टॉप द रिपोर्ट एज द हैप्पीएस्ट कंट्री एमंग्स 156 नेशन सर्वे, मतलब 156 नेशन का सर्वे किया गया जिसमें फिनलैंड ने टॉप किया है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस है। इंडिया ड्रॉप रैंक 144 फ्रॉम प्रीवियसली एट 140, मतलब इंडिया ने 4 अंक पीछे हो गया है। इंडिया रैंक लोअर देन नेबर्स, मतलब इंडिया किससे नीचे हो गया? अपने जो नेबर कंट्री है उनसे भी नीचे पहुंच गया। नेपाल का 92 है, पाकिस्तान 66 है, बांग्लादेश 107 है और श्रीलंका 130 है। कौन कौन से फैक्टर्स डिफाइन करते हैं कि कैसे हम पता लगाएंगे खुश हैं कि नहीं? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द हैप्पीनेस लेवल्स ऑफ ए कंट्री इंक्लूड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट, इनकम, फ्रीडम, ट्रस्ट, हेल्थ, जेनरसिटी अमंग्स अदर्स। इन ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पे ये निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया सॉफ्ट पावर। इंडिया ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2020 में भारत का 27वां स्थान प्राप्त हुआ है। 27 पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 27 रैंक भारत की है। इसे यूनाइटेड किंगडम स्थित ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी किया जाता है, मतलब यूके द्वारा इसे जारी किया जाता है। और किन मापदंडों पे जारी किया जाता है? फैमिलियरिटी, रेपुटेशन और इन्फ्लुएंस, इन मापदंडों पे इसको जारी किया जाता है। जो 4 राष्ट्र इसके शीर्ष पे टॉप पे हैं, सबसे पहला है अमेरिका, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है यूके और जापान। ये चार जो कंट्रीज हैं ये इसके टॉप पे हैं। इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? इंडियाज लॉन्ग हिस्ट्री, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, दे अट्रैक्ट बोथ इनेक्चुअल एंड कॉमन फॉक फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब टू इंडिया, मतलब हिस्ट्री, उसका कल्चर और इसकी सिविलाइजेशन इसमें आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर नॉन प्रॉफिटेबल ट्रीटी एट 50 दैट वी नोन एज NPT विच केम इन फोर्स इन 1970 मार्क 50th एनिवर्सरी, जो 1970 में आया था फोर्स में। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एट 50। इट वॉज फाउंडेड इन 1957। ये कब फाउंड हुआ था? 1957 में। टू प्रमोट न्यूक्लियर कॉरपोरेशन एंड द सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। किस लिए यूज हुआ था? न्यूक्लियर कॉरपोरेशन को बढ़ावा देने के लिए, जिससे सेफ, पीसफुल और सिक्योर यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। इसका मेन उद्देश्य क्या था? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन टेक्नोलॉजी, to promote cooperation in the peaceful use of nuclear energy and to further goal of achieving nuclear desire। और 191 स्टेट ने इस ट्रीटी को ज्वाइन कर रखा है, इंक्लूडिंग द 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, जिसमें कि 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। हमारा टॉपिक है इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 को तो हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस टाइम कोविड-19 के अलावा कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा फैली हो।
इवन आप कॉलर ट्यून पे भी कोविड-19 के ही मेजर्स सुनेंगे कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। फिर भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा कोविड-19 का, कोरोना वायरस डिसीज 19, दैट इज कोविड-19। को का मतलब कोरोना, VI मतलब वायरस, D मतलब डिसीज। और 19 क्यों लगता है? क्योंकि 2019 से वुहान शहर में आया था चाइना में, तो इसलिए इसे कहा गया कोविड-19। इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स पड़े इकोनॉमी में, सब पूरी इकोनॉमी हिल गई है। माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स और मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। माइक्रो इकोनॉमिक पहले देखते हैं क्या है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स, बिजनेसमैन इन द मार्केट्स फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ दीज अफेक्ट इन डिफरेंट मार्केट वेरिएबल्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के अंतर्गत क्या आता है, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत आते हैं। एजेंट्स होते हैं, मार्केट्स फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो इससे कितना ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। डिमांड आप लोग जानते ही हैं ऑफ एसेंशियल स्टॉक प्लिकिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज लाइक राइस एक्सेट्रा वाज नोटिस्ड। मतलब इन सब की कमी आई थी कि मतलब मिलेगा नहीं मिलेगा, स्टॉक में लोग ले लेके रख रहे थे, डिमांड बढ़ गई थी। इलेक्ट्रिसिटी, डीजल एंड पेट्रोल डिमांड फेल 9.2, 26 एंड 17 रिस्पेक्टिवली इन मार्च। इन सब चीज़ों को तो बढ़ गई थी डिमांड, खाने पीने की वस्तुओं को, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी थी, डीजल था, पेट्रोल, इन सब की घट गई थी। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। सप्लाई कैसे हो रहा था? रेस्ट्रिक्शंस हैव अफेक्टेड द सप्लाई चेन्स ऑफ बिग कंपनीज एंड ओनली द बेयर एसेंशियल इज प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब जो सामान जहाँ फैक्ट्री से बन रहा था वो सब बंद हो गया था। लॉकडाउन का मतलब सब बंद कर दिया गया था, तो बड़ी कंपनियों का भी कारोबार ठप हो गया। खाली जो एसेंशियल गुड थे उनको प्रोड्यूस किया जा रहा था और उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा था, मतलब खाने पीने की चीज़ों का बन रही थी और बिक रही थी। अदरवाइज सारी चीज़ों का प्रोडक्शन जो है रोक दिया गया था। प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए थे, बहुत किसी चीज़ के दाम बढ़ रहे थे, मतलब जिनकी सप्लाई कम हो रही थी उनके दाम हाई हो रहे थे। दूसरा क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। इट इज़ कंसर्न विद लार्ज स्केल और जनरल इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 4 पैरामीटर, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जो बड़े पैमाने पे इम्पैक्ट हुआ था, इन्फ्लेशन आ गया था, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, जिनकी जॉब्स लगी थी वो रुक गई थी, नहीं लग पा रही थी। मतलब बहुत सारे जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स चेंजेस आए थे। गवर्नमेंट रेगुलेटरी रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट ने जो इसके लिए रिस्पॉन्स मतलब जो मेजर्स लिए थे उनके ऑब्जेक्ट क्या थे, मतलब उद्देश्य क्या क्या थे? फैसिलिटेट डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि जो डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस जो है आसानी से हो जाए, जो गरीबों को भी सबको राशन पानी पहुंचे। इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज वर्थ ₹1.7 लाख करोड़ इन द फॉर्म ऑफ पीएम गरीब कल्याण योजना हैज बीन अनाउंस। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ जो हैं वो अनाउंस किए गए थे कि ये किस पे डिपेंड करेंगे कि जो मतलब खाने पीने की वस्तु हैं उनके लिए, जो गरीबों को नहीं पहुंच पा रहा है उन सब के लिए ये धनराशि दी गई थी। क्रेडिट रेटिंग शुड नॉट फॉल, मतलब क्रेडिट रेटिंग है वो नहीं गिरनी चाहिए, फार्मर्स को हेल्प होनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ था? नो मिनिमम बैंक बैलेंस, नो चार्जेस ऑन विड्रॉल, जो गवर्नमेंट ने अपनाए थे कि आप बैंक से मिनिमम बैलेंस पहले जैसे होता है कि इतने रखने, लेकिन इस पीरियड में ज़ीरो बैलेंस भी होगा तो चलेगा, ज़ीरो बैलेंस भी होगा तो चलेगा। जो मिनिमम चार्जेस लगते थे कि एटीएम से इतनी बार पैसे निकालोगे तो इतने रुपये कटेंगे, नहीं कटेंगे, ये सब भी बंद कर दिए गए थे। पीएम केयर फंड्स लॉन्च टू रेज रिसोर्सेज टू टैकल कोविड-19। पीएम केयर्स फंड लॉन्च हुआ था जिसमें कि जो लोग मदद करना चाहते हैं वो इसमें धन डाल सकते हैं, धनराशि डाल सकते हैं अपनी। यही सारे स्टेप्स जो हैं, दीज आर द मेजर स्टेप्स जो कि गवर्नमेंट ने उठाए हैं और बहुत ही अभी भी चल रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए अभी भी जारी है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द amalgamation of 10 public sector banks. At present, India has 18 state-owned banks compared with 27 in 2017. मतलब 18 स्टेट ओन्ड बैंक्स हो गई हैं, जो कि 2017 में 27 थी। आफ्टर द मर्जर, एक साथ करने के बाद, द नंबर विल फर्दर कम डाउन 12, जो कि अब कितनी रह गई हैं? 12 बैंकें रह गई हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हुए हैं बैंक्स को जोड़ने के? कॉस्ट बेनिफिट इज लार्जर बैंक्स फॉर बेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इफिशिएंसी, कॉस्ट ऑफ फंडिंग, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, ये इसके कॉस्ट बेनिफिट्स है। रेवेन्यू बेनिफिट्स हुए हैं, कस्टमर सर्विस हुआ है। लार्ज साइज ऑफ बैंक विल हेल्प द मर्ज बैंक टू ऑफ मोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड हेल्प इंटीग्रेटेड ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सेक्टर। और इशू क्या क्या हुए हैं? टू बिग फॉल, मैनी इम्पैक्ट रिकवरी ऑफ लोन्स, जो रिकवरी ऑफ लोन्स थी वो अटक गए हैं। बैंक्स हैविंग डिफरेंट सेटअप, नॉट नेसेसरली बेनिफिशियल। तो ये सारे इसके इश्यूज हुए हैं जो बैंकों को मिलाया गया। हमारा टॉपिक है किसान रेल स्कीम। किसान रेल स्कीम was proposed under Union Budget 2021 to build seamless national cold supply chain for perishable goods like milk, meat and fish. Indian Railways will set up Kisan Rail through PP arrangements. There shall be refrigerated coach in express and freight trains. मतलब एक किसान रेल स्कीम निकाली गई है जिसमें कि जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं लाइक दूध है, मीट है, मछली है, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनके लिए एक डब्बे में रेफ्रिजरेटर बड़ा लगाया जाएगा जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उनको पहुंचाया जा सके। कोरोना वायरस आप सब जानते हैं न्यूज़ में कितना रहा। एक है हंता वायरस। रिसेंटली मैन ऑफ चाइना यूनान प्रोविंस डाइड फ्रॉम हंता वायरस। एक चाइना का इंसान है जिसका नाम है यूनान प्रोविंस में है, नाम नहीं उसका पता है, लेकिन वो कहाँ का रहने वाला? यूनान प्रोविंस, जो कि मर गया है किसकी वजह से? हंता वायरस की वजह से। हंता वायरस और फैमिली ऑफ वायरस स्प्रेड मेनली बाय रोडेंट्स, कैन बी वेरी डिसीज सिम्टम्स इन पीपल। मतलब एक हंता वायरस भी चीन ने लॉन्च कर दिया है अपना। स्वच्छ मंच वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इट इज़ ए वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च अंडर द स्वच्छ भारत मिशन which aims to bring together every stakeholder contributing to स्वच्छ भारत मिशन under a common platform। मतलब एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिसका कि नाम है स्वच्छ मंच वेब पोर्टल, जिसमें कोई भी जो अपना योगदान देना चाहे वो दे सकता है। The platform will allow stakeholders to create, participate in volunteering opportunities around neighborhoods. It will enable uploads of pictorial evidence of citizens and organizers participating in initiatives as well as record numbers of hours volunteered and contribute the cost of Swachh. It also have indicated with the existing स्वच्छता ऐप टू एक्ट सिटीजन्स ग्रीवियंस रेजिडल प्लेटफॉर्म। मतलब स्वच्छता ऐप भी इसके लिए लॉन्च की गई थी जिसमें जो अपना जैसे भी योगदान देना सकता है वॉलंटियर के थ्रू भी वैसे भी वो अपना योगदान दे सकता है। और इस प्रोजेक्ट के लिए 52,497 करोड़ विल बी एलोकेटेड फ्रॉम द बजट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इतने करोड़ मतलब 52,497 करोड़ रुपए वहां से मतलब किसने? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने बजट जो है बनाया है इस फेज के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक फॉर ट्राइबल्स। ट्राइफेड लॉन्च टेक फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम टू डेवलप ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप। है क्या? इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ ट्राइफेड सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सबसे पहली बात ट्राइफेड है क्या? ट्राइफेड इज द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ that we known as TRIFED, TRIFED, Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India. It is a national level organization functioning under the Ministry of Tribal Affairs. Came into existence in 1987. ये एग्जिस्टेंस में कब आया था? 1987 में। इसका मेन उद्देश्य क्या था? सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल बाय मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग माइनर फॉरेस्ट
प्रोड्यूस. It activity involved capacity building of the tribal people through sanitizations, formation of self-help groups. मतलब जो भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी हेल्प करने का मेन उसका उद्देश्य था. मतलब ये कोर्स लॉन्च किया है ट्राइबल ग्रुप के लोगों के लिए ताकि वो सीख सके कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कैसे यूज़ किया जाए. और जैसे कि मैं बता रही हूँ, PM वन धन योजना ये स्कीम 2018 में लॉन्च हुई थी. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसे लॉन्च किया था. इसको इस्टेब्लिश किया गया था टू प्रोवाइड स्किल अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग एंड सेटिंग ऑफ प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन पॉलिसी एंड फैसिलिटी. It seeks to create processing facility at primary, secondary and tertiary level involving big corporates under PPP. पहला मॉडल इसका कहाँ पे लगाया गया था? वन धन विकास केंद्र was set up in बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. पहला वन धन विकास केंद्र सेटअप किया गया था बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. A total 799 वन धन विकास केंद्र in the 24 स्टेट हैव बीन ओपन सिंस द लॉन्च. मतलब अभी भी 799 बाकी हैं वन धन विकास केंद्र जो कि 24 राज्यों में लगने हैं. पहला लगा था बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. नेक्स्ट आती है हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स. पहली है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. ये मैंने आपको अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ ऊपर जब बताई थी कोरोना वायरस की, उसमें भी ये योजना बताई थी. फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं. फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस ये 1.70 लाख मतलब 1.70 लाख करोड़ रुपए जो हैं इस पैकेज का अंदर आता है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फॉर द पुअर टू हेल्प देम फाइट द बैटल ऑफ अगेंस्ट कोरोना वायरस. गरीब लोगों के लिए जो किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं? कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं. को राशन पानी मिलता रहे प्रॉपर, अनाज फ्री कर दिया है, इनकम टैक्स बढ़ा दिया है, यही सब इस योजना के तहत आता है. इस स्कीम के कंपोनेंट्स क्या? इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19. मतलब जो इंसान नर्सें हैं, डॉक्टर हैं, जो मतलब इंश्योरेंस उन लोगों का जो लोग हेल्थ वर्कर हैं और कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ रहे हैं. इट कवर्स पब्लिक हेल्थ केयर वर्कर्स लाइक सफाई कर्मचारी, नर्सेस, आशा वर्कर्स, पैराडेमिक्स, टेक्नीशियंस, डॉक्टर एक्सेट्रा वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. दूसरा क्या है? PM गरीब कल्याण अन्न योजना. पुअर हाउस होल्ड्स गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम PDS. इसके लिए 88 करोड़ रुपए दिए गए. मतलब 5 किलो चावल पर पर्सन पर मंथ उनको दिया जाएगा और 1 किलो दाल जो है उनकी फैमिली को फ्री दी जाएगी. ये इसके अंतर आता है. किसानों को PM किसान फार्मर्स के लिए बहुत उपयोगी है. उनके लिए कितना अमाउंट दिया गया है? 8.7 करोड़. जिसमें क्या है? ट्रांसफ़र ₹2000 इन अप्रैल. 2000 रुपये अप्रैल के महीने में किसानों के अकाउंट खाते में डायरेक्ट जाएंगे. दूसरा क्या है? कैश ट्रांसफ़र अंडर PM गरीब योजना. मनरेगा वर्कर्स, वुमेन बेनिफिशियरी अंडर स्कीम योजना, इन सबको ये दिया जाएगा. वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर्स जो हैं उनको 500 रुपये पर मंथ अप्रैल और जून में मिलेगा. अदर कंपोनेंट्स ऑफ PM गरीब कल्याण पैकेज क्या है? वर्कर रजिस्टर अंडर EPF, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर जो मजदूर हैं उनके लिए है ये. उनको राशन पानी दिया जाएगा. ये सब इस स्कीम के अंतर आता है. होप आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे दोबारा से देखेंगे और इसको पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे. बाकी PDF आपको इसकी मिल जाएगी, आप चाहें तो उसके अंदर से पढ़ सकते हैं. इसमें जो मेन कंटेंट था वो मैंने आपको बता दिया है. थैंक यू सो मच. आप इसे पढ़िए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.